नमस्कार। विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और क्लास 12th की फिजिक्स के लिए आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को समझाते हुए जानते हैं आरसी सीरीज सर्किट को स्टीमेंट्स के फेजर मेथड से मैथमेटिकली किस तरह से एनालाइज किया जाता है और बिना फेजर ड्राइंग बनाए हुए सिर्फ कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस की मदद से जो इम्पीडेंस ट्रायंगल है वो किस तरह से वोल्टेज फेजर डायग्राम बन जाता है, ये जानते हैं। इस वीडियो के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप इन्हें अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लर्निंग आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब हमें अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स को एनालाइज करना होता है तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में जुड़े हो सकते हैं। हमें उस सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज और सर्किट के करंट के बीच में मैग्नीट्यूड रिलेशन और फेज डिफरेंस एंगल्स पता करने होते हैं, और इस सारी कैलकुलेशंस को करने के लिए एक बहुत सिंपल और डायरेक्ट मेथड चार्ल्स स्टीमेंट्स ने दिया, जिसे हम फेजर मेथड कहते हैं। आज की इस लर्निंग वीडियो में हम एक आरसी सीरीज सर्किट के लिए फेजर डायग्राम के पीछे जो मैथमेटिकल बेसिस है उसे समझते हैं। शुरू करते हैं। फेजर एक हॉरिजॉन्टल रियल नंबर एक्सेस और वर्टिकल इमेजिनरी नंबर एक्सेस से बने हुए कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक रोटेटिंग वेक्टर है। फेजर डायग्राम में फेजर की ये जो लेंथ है वो साइनोसोडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और जो फेजर की हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगुलर पोजीशन है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के फेज को रिप्रेजेंट करता है। जो फेजर की कंसेप्ट है वो आयलर आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जिसमें एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन को हम टेक्नोमेट्रिक फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और आयलर का रिलेशन कहता है e की पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा। यहाँ ये एक ऐसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, यानी इस वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट है। अगर ये एंगल ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव थीटा है तो जो रियल एक्सिस पे इस वेक्टर का कंपोनेंट है वो यहाँ पहले रियल कंपोनेंट के रूप में 1 cos थीटा हो गया है, और ये जो वर्टिकल एक्सिस पे कंपोनेंट है वो 1 sin थीटा आ गया है। और क्योंकि वर्टिकल एक्सिस इमेजिनरी नंबर की एक्सिस है और इमेजिनरी नंबर के नोटेशन को हम j से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्टेड है, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें अगर थीटा टाइम का फंक्शन होता और थीटा की जगह हम ओमेगा टी लिखते हैं, जहां ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे अल्टरनेटिंग सिग्नल की, तो ये वेक्टर समय के साथ अपनी एंगुलर पोजीशन बदलते हुए रोटेट करने लगता, और ऐसे रोटेटिंग वेक्टर को ही हम फेजर कहते हैं। और इस फेजर का वर्टिकल एक्सेस पे कंपोनेंट एक साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन होता। यही फेजर अगर अपना मैग्नीट्यूड im रखता तो आप देखिए जो वर्टिकल एक्सेस पे कंपोनेंट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट जो इस क्वांटिटी का है वो अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटी का इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है। ये जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है जिसमें im इस फेजर का मैग्नीट्यूड है, और ये e की पावर j ओमेगा t ये रिप्रेजेंटेशन है कि हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से इस फेजर की वेक्टर लोकेशन अपनी एंगुलर पोजीशन को बदलेगी, और जब ये बदलाव होगा तो जो वर्टिकल एक्सेस पे कंपोनेंट आएगा जिसके आगे j लिखा हुआ है वो साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई एक स्टैंडर्ड साइन वेव है जो t0 पे 0 इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से शुरू होती है और ये साइकिल्स रिपीट होती हैं, साइनोसॉइडल सिग्नल को हम एक ऐसे रोटेटिंग वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इस सिग्नल की t0 फेज पोजीशन के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से अपनी एंगुलर पोजीशन 0 बनाए हुए है, और अब वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो इस फेजर का वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन लगातार अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा के और इस टाइम इंस्टेंट पे पीक बना लेगा, और जब फर्दर रोटेशन होगा तो ये मैग्नीट्यूड पीक से घट के 0 हो जाएगा, और अब करंट अपनी डायरेक्शन या वोल्टेज अपनी पोलैरिटी बना के नेगेटिव पीक होकर वापस इनिशियल 0 कंडीशंस पे आ गई है। तो एक फेजर का साइक्लिक रोटेशन यहाँ अल्टरनेटिंग सिग्नल की एक साइक्लिक वेरिएशंस बता रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये वेवफॉर्म और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे वेक्टर लोकेशन एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरह से अल्टरनेटिंग सिग्नल को टेक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन या वेवफॉर्म की बजाय इस तरह से मैग्नीट्यूड और एंगल पोजीशन से वेक्टर से रिप्रेजेंट करना फेजर रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। इस तरह के जो फेजर डायग्राम है वो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है दो या ज्यादा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड और फेज रिलेशनशिप को प्रेजेंट करने का। यहाँ फेजर की ये जो वेक्टर लेंथ है, जो स्केल्ड लेंथ है, वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और अक्सर ये
मैग्नीट्यूड आरएमएस मैग्नीट्यूड होता है। दो वेक्टर के बीच में जो सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, ये जो एंगुलर पोजीशन है वो फेज डिफरेंस कहलाती है, और जो वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज है जैसे यहाँ करंट, वो लीडिंग कहलाता है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो लैगिंग फेजर कहलाता है। तो इस डायग्राम में वोल्टेज जो हॉरिजॉन्टल के साथ जीरो एंगल बना के है, जिसका आरएमएस मैग्नीट्यूड V है, जिसका ये ब्राउन प्रेजेंटेशन है, वो लैग कर रहा है, और ये करंट प्लस फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीड कर रहा है। और ये मैग्नीट्यूड एंगल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन फेजर्स डायग्राम का। आज हम बिना डायग्राम बनाए इस तरह के कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन से, मैथमेटिकल एनालिसिस से किस तरह से एक आरसी सर्किट को सॉल्व करते हैं वो कंसेप्ट समझेंगे। जब मैथमेटिकल एनालिसिस से अल्टरनेटिंग सर्किट्स को एनालाइज करना होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज रिलेशनशिप निकालनी होती है, तो हम इन दोनों वोल्टेज और करंट में से किसी एक को रेफरेंस फेजर जीरो एंगुलर पोजीशन पे मान लेते हैं। अक्सर वोल्टेज एक दी गई इंफॉर्मेशन होती है तो उसे रेफरेंस मानना पसंद किया जाता है। तो वोल्टेज जो जीरो इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड से अपनी t0 पे स्टार्ट करता है, जिसका ये स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन है, Vm मैक्सिमम वैल्यू है। Vm के बजाय आरएमएस मैग्नीट्यूड कैपिटल V को ज्यादा इंफेसिस देने के लिए हम Vm को √2V लिख सकते हैं। e की पावर j ओमेगा t फेजर की रोटेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसे रोटेशन से वर्टिकल एक्सिस पे जो कंपोनेंट आता है, जिसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, वो ये Vm साइन ओमेगा t रूप रख लेगा। t0 पे ये एंगुलर पोजीशन 0 है, और इतना कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन को बहुत सिंपल तरीके से मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में, पोलर फॉर्म में लिखा जा सकता है। हम अगर किसी सर्किट में जनरलाइज्ड करंट एक्सप्रेशन ले, करंट का पीक मैग्नीट्यूड Im है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी होगी। लीनियर सर्किट में जैसा एक्साइटेशन वैसा रिस्पॉन्स, लेकिन वोल्टेज और करंट में एक फेज डिफरेंस हो सकता है, और इस फेज डिफरेंस को हम फाई मानते हुए जब करंट फेजर को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखते हैं तो कैपिटल I करंट का एक आरएमएस मैग्नीट्यूड है, ये करंट फेजर की रोटेटिंग नेचर हो गई, और ये करंट फेजर की t0 फेज एंगल हो गया, जो वोल्टेज के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव या सेम फेज कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कंपोजिशन। हमें एक सर्किट में वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड रिलेशन और फेज डिफरेंस एंगल कैलकुलेशंस करने हैं, और आज हम आरसी सर्किट के लिए जानेंगे कि रेफरेंस वोल्टेज लगाने पे करंट 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल से लीड करता है, और V और I में एक रिलेशन है, V = IZ, जहां Z कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस से क्या रिलेशन रखता है, सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ ब्लू फ्रेम में एक नॉन इंडक्टिव प्योर रेजिस्टेंस R ओम को एक प्योर आइडियल कैपेसिटर के साथ सप्लाई वोल्टेज में कनेक्ट किया हुआ है कि RC और सप्लाई का एक ही सिंगल करंट फ्लो पाथ है। ऐसे R और C के कनेक्शन को हम RC सीरीज सर्किट कहते हैं। जब ऐसे सर्किट में हम साइनोसॉइडल वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो साइनोसॉइडल करंट ऐसे सर्किट में फ्लो होता है उसे हमने एनालाइज करते समय टिक्नोमेट्रिक वैल्यूज रखकर जब फेजर डायग्राम बनाकर एनालिसिस किया था तो करंट को रेफरेंस 0 फेज एंगल के साथ माना था, और देखा था कि वोल्टेज उससे 0 से 90 के बीच में किसी एंगल से लैग करती है। आज यही कैलकुलेशन हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन से जब करेंगे तो वोल्टेज और करंट के टिक्नोमेट्रिक रिलेशंस की बजाय फेजर पोलर एक्सप्रेशंस रखेंगे और पाएंगे कि रेफरेंस वोल्टेज को करंट फाई एंगल से लीड कर रहा है, और ये फाई की वैल्यू 0 से 90 के बीच में डिपेंडिंग अपॉन सर्किट कंपोजिशन और सप्लाई फ्रीक्वेंसी कैसे रहती है, और V और I में जो V = IZ रिलेशन में Z कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस क्या रिलेशनशिप रखता है वो जानेंगे। हमें पता है एक सीरीज सर्किट में R और C की वोल्टेज टोटल सप्लाई वोल्टेज का बंटवारा है, डिवीजन है, तो इन दोनों का जोड़ सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। तो किसी इंस्टेंट पे R की वोल्टेज और उसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की वोल्टेज का सम इंस्टेंटेनियस सप्लाई वोल्टेज है। हमें पता है R में करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनल है तो V = IR है। कैपेसिटर में वोल्टेज चार्ज बटा C है और चार्ज करंट का इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन I dt/C हो गया है। हम इस एक्सप्रेशन में करंट का टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन ना लिख के फेजर एक्सप्रेशन लिखेंगे, और वोल्टेज के फेजर एक्सप्रेशन से ये करंट और वोल्टेज में मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर लेंगे। हमने वोल्टेज को रेफरेंस फेजर लिया है, 0 फेज कंडीशंस के साथ ये अपनी इनिशियल वैल्यू को स्टार्ट कर रहा है, तो इसका जो Vm sin ओमेगा t साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन है वो इस फेजर का इमेजिनरी पार्ट हो गया है। e की पावर j ओमेगा t का इमेजिनरी पार्ट sin ओमेगा t है, √2V Vm है, और ये Vm sin ओमेगा t
की का रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की जगह मैं लिख देता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ वोल्टेज फेजर। इसी तरह से यहां करंट के एक्सप्रेशन में मैं फेजर एक्सप्रेशन लिख देता हूं, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के इंटीग्रेशन का 1/c कैपेसिटर की वोल्टेज बता देगा। अब मुझे मालूम है कि इन इमेजिनरी क्वांटिटीज का सम इस इमेजिनरी क्वांटिटी के बराबर है, ये जो अंदर मैथमेटिकल क्वांटिटी है उनका सम इस क्वांटिटी के बराबर होगा। तो मुझे बार बार ये इमेजिनरी पार्ट है इसे अवॉइड करना है, तो मैं लिख देता हूं कि वोल्टेज का फेजर एक्सप्रेशन करंट के फेजर एक्सप्रेशन में आर का मल्टीप्लिकेशन और करंट के फेजर एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन में सी का डिवीजन है। यहां हमने सिंपल इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की जगह उनके रेस्पेक्टिव फेजर एक्सप्रेशंस लिख दिए हैं। सप्लाई वोल्टेज इंस्टेंटेनियस V इज इक्वल टू IR प्लस 1/c इंटीग्रेशन I dt में जब हमने इंटीग्रेशन किया तो √2 RMS करंट और ये फेज डिफरेंस एंगल के साथ e की पावर j∅ कांस्टेंट बाहर आ गए हैं, और e की पावर j ओमेगा t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो e की पावर j ओमेगा t आ जाएगी, और ये जो t का मल्टीप्लायर j ओमेगा है वो इंटीग्रेशन में c के साथ नीचे यहाँ डिवीजन में आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानिएगा, जब हम L में करंट वोल्टेज रिलेशनशिप निकालते थे तो L की वोल्टेज L di/dt में I के डिफरेंशिएशन से जो j ओमेगा था वो L के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, और 1/c इंटीग्रेशन I dt में ये जो j ओमेगा है वो इंटीग्रेशन के बाद डिनोमिनेटर में c के साथ नीचे आ गया है। अब अगर हम दोनों जगह करंट फेजर को कॉमन निकाल लेते हैं तो पहले से r और दूसरे से 1/j ओमेगा c जो टर्म कॉमन आई है उसे अगर हम वोल्टेज फेजर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास करंट फेजर आ जाता है। यहाँ 1/j को ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ऊपर j आ गया है, और नीचे j² जो आया है j² को हम -1 अगर लिखे तो ये -j1/ωc हो जाएगा। यहाँ j नोटेशन होने के कारण 1/ωc जिसकी यूनिट ओम है उसे हम एक नया नाम दे देते हैं, रेजिस्टेंस की बजाय इसे हम रिएक्टेंस कहना शुरू कर देते हैं, और इस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस कहते हैं। हमने 1/ωc को एक नया नाम कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात दे दिया है, और इसके साथ यहाँ -j का जो मल्टीप्लीकेशन है R-jXc ये जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन है इसे पोलर में रिप्रेजेंट किया तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है, और ये इंपीडेंस एंगल है आयलर की आइडेंटिटी कहती है e की पावर j थीटा cos थीटा प्लस j sin थीटा होता है। अब यहाँ थीटा की मैग्नीट्यूड नेगेटिव आएगी तो cos थीटा तो पॉजिटिव मल्टीप्लायर होगा और z cos थीटा r हो जाएगा, लेकिन sin थीटा का नेगेटिव साइन आएगा और z sin थीटा xc हो जाएगा। ध्यान रहे जब हम RL सर्किट कर रहे थे तो यहाँ XL आया था और ये नोटेशन प्लस j आया था, तो उसमें जो z का ये इंपीडेंस एंगल था वो पॉजिटिव था। यहाँ RC सर्किट में z का ये जो इंपीडेंस एंगल है वो नेगेटिव आएगा। इस फेजर एक्सप्रेशन और इस पोलर वेक्टर एक्सप्रेशंस को कंपेयर करते हैं तो दोनों में मैग्नीट्यूड है, एंगल है, लेकिन फेजर जो वोल्टेज और करंट के हैं वो रोटेटिंग नेचर रखते हैं, साइनोसोडल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसकी वेक्टर लोकेशन फिक्स्ड है। लेकिन अब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में हम कंपेयर कर सकते हैं आरएमएस करंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ फेजर के जब हम डिवीजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड का डिवीजन हो गया है, तो वोल्टेज के आरएमएस मैग्नीट्यूड में कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस के डिवीजन से करंट का आरएमएस मैग्नीट्यूड आ गया है। इसे हम यहाँ बहुत आसानी से V = IZ रिलेशन से याद कर सकते हैं, और I = V/Z हो गया है। हमने जाना है कि जैसे डीसी सर्किट में V = IR होता था, एसी सर्किट में R की जगह Z आ जाता है और रिलेशन हो जाता है V = IZ। e की पावर j⍵t ये दोनों तरफ कॉमन है, और ये जो थीटा इंपीडेंस एंगल है वो ऊपर गया तो माइनस थीटा हो जाएगा। ध्यान रहे थीटा की न्यूमेरिक वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस थीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे फाई की वैल्यू निकालने के लिए तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, और वो इंडिकेट करेगी कि करंट फेजर वोल्टेज फेजर से लीडिंग पोजीशंस पे है। और ये जो लीड एंगल है वो 0 से 90 के बीच में किस तरह से अपनी पोजीशन पाता है वो अभी हम समझ लेंगे। इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नोटेशन को बहुत सिंपल पोलर फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। मैग्नीट्यूड एंगल जो करंट फेजर का है वो वोल्टेज फेजर डिवाइडेड बाय इंपीडेंस हो गया है। जब हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो e की पावर j⍵t को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है करंट और वोल्टेज फेजर हैं, रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। ये बात इंप्लाइड है, उसे यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो सिंपल पोलर रिप्रेजेंटेशन है वो आरएमएस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के साथ जब हम लिखते हैं और पोलर फॉर्म में जब डिवीजन करते हैं तो मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से सिंपल
डिवीजन हो जाता है, और डिवीजन में एंगल जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो फाई माइनस थीटा आ जाएगा। ध्यान रहे थीटा नेगेटिव है, इसलिए फाई जो माइनस थीटा है वो एक पॉजिटिव फिगर आएगा। तो आरसी सर्किट में करंट वोल्टेज से लीड करेगा। ये बात हमने कभी पहले सीख रखी है, याद करने के लिहाज से कि कैपेसिटर और करंट दोनों की स्पेलिंग सी से शुरू होती है, तो कैपेसिटर में करंट आगे होता है। प्योर कैपेसिटर में ये लीड एंगल करंट का वोल्टेज से पूरा 90 डिग्री है, लेकिन अगर सर्किट में आर कंपोनेंट भी है तो ये एंगल 0 और 90 के बीच में कोई एक वैल्यू रखेगा। एक आरसी सर्किट में करंट और वोल्टेज के मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस रिलेशन को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है अगर हम इंपीडेंस ट्राइंगल बनाना सीख लें। चाहे हमें इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट, पोलर फॉर्मेट बनाना आ जाए, या हम रेक्टेंगल फॉर्मेट में रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को समझना शुरू कर दें। ध्यान रहे जब 1/j ओमेगा सी को ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई किया था तो ये j/j² को हमने -j कह दिया था। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ -j का मल्टीप्लीकेशन है, वो वेक्टर लोकेशंस को यहाँ क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट कर चुका है, आर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो ये मेरे कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का रियल और ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हम रिएक्टेंस कहते हैं, रियल पार्ट रेजिस्टेंस है। जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। वहीं कैपेसिटर अल्टरनेटिंग सप्लाईज में बढ़ती वोल्टेज के समय एनर्जी को स्टोर करेगा और घटती वोल्टेज के समय वही स्टोर्ड एनर्जी रिलीज करेगा। एवरेज पावर कंजम्पशन 0 रखेगा। तो ऐसे सर्किट एलिमेंट जो पावर कंजम्पशन नहीं करते, करंट फ्लो के लिए वोल्टेज की डिमांड करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंस कहते हैं, और उनके रिएक्टिव इफेक्ट को हम इंडक्टर के रिएक्टिव इफेक्ट को इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और कैपेसिटर के रिएक्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात कहते हैं। जहां XL प्लस J टाइप था, XC माइनस J टाइप यहां नीचे आया है। एक बार जब हमें रेक्टेंगल फॉर्म में इंपीडेंस की रियल और ये -j में कैपेसिटिव रिएक्टेंस, धारतीय प्रतिघात की स्थिति पता लग गई है, तो हम R में XC को जोड़ के, ये R वेक्टर के हेड पे हमने XC वेक्टर की टेल रख दी है, तो अब ये जो डायगोनल बनेगा वो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस हो जाएगा। और आप देखिए अगले डायग्राम में ये जो काली लाइन है वो कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस को शो कर रही है, और क्योंकि XC माइनस J टाइप है तो Z की ये जो लोकेशन आई है वो R से क्लॉकवाइज नेगेटिव थीटा एंगल के साथ आई है। तो ये Z का मैग्नीट्यूड हो गया है और ये थीटा इंपीडेंस एंगल आ गया है। यहाँ 4 पैरामीटर हैं, R रेजिस्टेंस, X रिएक्टेंस या प्रतिघात, और Z इंपीडेंस या प्रतिबाधा और इंपीडेंस एंगल थीटा। इन चारों में से कोई भी 2 मालूम हो तो बाकी 2 का पता हमें या तो पाइथागोरस कैलकुलेशन R² + X² = Z² से, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है cos थीटा R/Z, sin थीटा X/Z या tan थीटा X/R, इनकी मदद से हम कर सकते हैं। एक बार अगर हमें कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस का रियल पार्ट और रिएक्टिव पार्ट -j में XC और हॉरिजॉन्टल लाइन पे रियल पार्ट रेजिस्टेंस मालूम हो गया है, तो हम इसी इंपीडेंस डायग्राम से वोल्टेज फेजर डायग्राम बना सकते हैं। हमें जो करंट फेजर है, रोटेटिंग वेक्टर है, उसे हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में R के अलोंग रोक लेना है। अब एक बार अगर करंट फेजर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे आ गया है तो जिस समय करंट फेजर हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे आपने टाइम को फ्रीज किया है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वोल्टेज रेस्पेक्टिवली रेजिस्टेंस के अलोंग और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वेक्टर लोकेशन के अलोंग होगी। ध्यान रहे जिस समय करंट फेजर रोटेट कर रहा था उस समय भी इन वेक्टर की पोजीशंस फिक्स रही थी, और करंट के हॉरिजॉन्टल पोजीशंस पे R की वोल्टेज R के अलोंग साफ जाहिर हो रहा है। R की वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, और जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो कैपेसिटर की लाइन पे साफ जाहिर हो रहा है कि करंट से कैपेसिटर की वोल्टेज में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट लीड कर रहा है और कैपेसिटर की वोल्टेज 90 डिग्री लैग कर रही है। एक बार हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर की ये वोल्टेज मालूम हो गई तो हम इन वोल्टेजेस को जोड़कर रेजिस्टेंस की वोल्टेज में हम कैपेसिटर की वोल्टेज को ऐड करके ये जो डायगोनल बनता है वो टोटल वोल्टेज आ जाएगी। और एक बड़ी खूबसूरत बात आएगी कि जो टोटल वोल्टेज है वो Z की इंपीडेंस की जो वेक्टर लोकेशन है उसके अलोंग आएगी, और टोटल वोल्टेज का मैग्नीट्यूड Z के साथ वही रिलेशन रखेगा जो R की वोल्टेज R के साथ और C की वोल्टेज XC के साथ रखती है। एक इंपीडेंस ट्राइंगल है, वही वोल्टेज फेजर डायग्राम बन गया है। जब हमने रोटेटिंग करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोका है तो R की वेक्टर लोकेशन के अलोंग R की वोल्टेज आ गई है, और XC जो -j टाइप था यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से क्लॉकवाइज 90 डिग्री पोजीशन पे था। जब करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोका है तो XC की वोल्टेज, ये VC कैपेसिटर की वोल्टेज XC की लाइन में करंट से 90 डिग्री आ गई है। और हम अगर एक पैरेललोग्राम बनाएं तो R की वोल्टेज और C की वोल्टेज का समेशन, ये जो टोटल सप्लाई वोल्टेज है वो Z के अलोंग आ गई है। और आप देखेंगे कि जो R और Z के बीच में इंपीडेंस एंगल है वही करंट फेजर और वोल्टेज फेजर के बीच में फेज डिफरेंस एंगल हो गया है, और R X Z जो प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं वही प्रोपोर्शनलिटी VR VC और V रखती हैं। R से I गुना VR,
XC से I गुना IXC VC और Z से I गुना IZ सप्लाई वोल्टेज। तो यही इंपेडेंस ट्रायंगल प्रोपोर्शनल वोल्टेज फेजर ट्रायंगल हो गया है। कभी हम बाद में पाएंगे कि वोल्टेज से करंट के मल्टीप्लिकेशन से भी ये ट्रायंगल फाई एंगल रोटेट हो जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनल शेप रिलेटिव पोजीशन यही रहेगी और ये पावर डायग्राम हो जाएगा जहां R की पोजीशन के अलोंग रियल पावर P आएगी, जो XC या XL होते हैं उनकी लाइन के अलोंग रिएक्टिव पावर Q आती है जिसे हम वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव में मेजर करते हैं, और Z के अलोंग करंट पावर वोल्ट एम्पियर वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट आता है। तो इंपेडेंस ट्रायंगल ही वोल्टेज फेजर ट्रायंगल या पावर ट्रायंगल बन जाता है। हमें एक RC सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस 50 ओम और एक प्योर कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड के सीरीज में कनेक्ट दिए हुए हैं, जिन्हें हमने 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ा है। सर्किट का इंपीडेंस करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेजेस की कैलकुलेट करनी है। तो जब हमें फैरड में कैपेसिटर दिया हो तो हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में 1/ओमेगा C फॉर्मूले से निकालना है। ओमेगा यहाँ 2πf है, f हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा रेडियन पर सेकंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। 50 हर्ट्ज के लिए ये 100 पाई 314 रेडियन पर सेकंड हो गया है। 100 माइक्रोफैरड का ये जो माइक्रो का 10 की पावर -6 है वो न्यूमरेटर में 10 की पावर +6 हो गया है। ये 250 100 हो गया है, 100 और मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 4, ये 100/पाई हो गया है। 100/पाई रफली 32 ओम हमारी आंसर आ गई है। एक बार जब R और X दोनों मालूम हो गए हैं तो हमें पता है कि R हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, XC - J वर्टिकल लाइन पे होता है, और Z उनकी पाइथागोरस कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है। और 50 ओम और 30 ओम का पाइथागोरस कैलकुलेशन Z को 59.4 ओम दे देगा। एक बार आपको RMS वोल्टेज और Z मालूम है तो I = V/Z से RMS करंट 100 में 59.4 का डिवीजन करके RMS वोल्टेज ये 100 वोल्ट दी हुई है, हमारा करंट आ गया है 1.684 एम्पियर। हम करंट कैलकुलेट कर चुके हैं 1.684, और इस इंपीडेंस ट्रायंगल में जहां R 50 ओम और XC 32 ओम हमने कैलकुलेट किया, उनकी अगर पोजीशन हॉरिजॉन्टल लाइन पे और -J लाइन पे हम मैनिपुलेट कर यहां ड्रॉ कर दें तो करंट फेजर को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे रोकने पे R की वोल्टेज IR R के अलोंग आएगी, और C की वोल्टेज VC XC के अलोंग आएगी, और Z के अलोंग मेरी वोल्टेज फेजर आ जाएगा। तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस एंगल है वही Z और R के बीच में इंपीडेंस एंगल है। अगर Z जैसा कि RC सर्किट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो थीटा नेगेटिव है, अगर थीटा नेगेटिव होता है तो थीटा के बराबर फाई न्यूमेरिकली पॉजिटिव होगा, यानी वोल्टेज से करंट लीड होगा। ध्यान रहे, फाई करंट फेजर का वोल्टेज फेजर के साथ फेज डिफरेंस एंगल है। तो हम थीटा की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में tan थीटा हो गया XC/R, तो थीटा हो गया tan इनवर्स XC और R के रेशो 0.64 का tan इनवर्स 32.64 डिग्री मेरी थीटा आ गई है। तो मैं कह सकता हूं कि मेरा करंट फेजर वोल्टेज फेजर से 32.64 डिग्री लीड कर रहा है, क्योंकि मेरा इंपीडेंस एंगल यहां नेगेटिव है। Z R के अगर क्लॉकवाइज है तो I V के एंटी क्लॉकवाइज होगा। R की वोल्टेज IR हम निकाल सकते हैं, R 50 ओम, करंट हम 1.684 निकाल चुके हैं। दोनों के मल्टीप्लिकेशन से R की RMS वोल्टेज करंट के सेम फेज में आ जाएगी, और C की वोल्टेज VC I XC I 1.684 XC हम 32 ओम कैलकुलेट कर चुके हैं, 53.9 वोल्ट आ गई है, और ये करंट से 90 डिग्री फेज में पीछे होगी, और वोल्टेज से जो VC की अगर आप फेज लोकेशंस निकालना चाहें तो वो 90 - 32.64 एंगल से लीड कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। हमें एक फिलामेंट लैंप दिया है जो 100 वोल्ट पे 200 वॉट पावर रेटिंग्स रखता है, और इसे हमने 200 वोल्ट की RMS वैल्यू वाली साइनोसॉइडल सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। ध्यान रहे, अगर हम 100 वोल्ट के लैंप को ओवर वोल्टेज सीधे कनेक्ट कर देंगे तो ओवर वोल्टेज से लैंप के फिलामेंट में रेटेड से ज्यादा करंट फ्लो होने से, ज्यादा पावर डेवलप होने से फ्यूजिंग एक्शन हो जाएगी, हमारा फिलामेंट बल्ब डैमेज हो जाएगा। तो बल्ब को प्रोटेक्ट और फुल रेटेड ऑपरेटिंग कंडीशंस पे ऑपरेट करने के लिए हम वोल्टेज को डिवाइड करेंगे, सीरीज में कुछ एलिमेंट लगाएंगे। वो अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उसमें पावर लॉस होंगे, इंडक्टर या कैपेसिटर लगाएंगे तो इंडक्टर और कैपेसिटर जो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो करंट को तो लिमिट कर देंगे, वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे, लेकिन खुद एडिशनल पावर कंजप्शन नहीं करेंगे। तो हमें पता करना है कि एडिशनल कैपेसिटर कितनी वैल्यूज का लगाएं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, तो हमें बल्ब की वोल्टेज और पावर रेटिंग से बल्ब के रेजिस्टेंस और रेटेड करंट की कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में रेजिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जो अलग अलग वोल्टेज करंट कंडीशंस पे भी कांस्टेंट रहेगा, और रेटेड करंट से मुझे मालूम रहेगा कि जिस समय मैं बल्ब को रेटेड ऑपरेट 200 वॉट पावर पे कर रहा हूं तो कैपेसिटर जो कि सीरीज में कनेक्ट है उसका करंट क्या होगा। तो मुझे पता है प्योर रेजिस्टेंस के लिए AC और DC के फॉर्मूले एक जैसे हैं, P = VI और V = IR, ओम्स लॉ और पावर रिलेशन। यहाँ ये V RMS वोल्टेज है, I RMS करंट है, तो मैं रेटेड करंट निकाल सकता हूँ पावर में वोल्टेज का डिवीजन करके। 2 एम्पियर आ
गई है। एक बार अगर मुझे करंट मालूम है, वोल्टेज मालूम है, तो मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं और मेरे बल्ब का जिसकी वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट, पावर रेटिंग 200 वॉट है, उसकी रेजिस्टेंस आ गई है V/I से 50 ओम। मैं इसे V²/P से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकता था 50 ओम। तो मेरे इस बल्ब को जिसे मैं प्योर रेजिस्टेंस मान सकता हूं 50 ओम है, उसमें रेटेड 2 एम्पियर करंट को फ्लो करवाने के लिए 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के सीरीज में क्या कैपेसिटर लगाना होगा, कैपेसिटेंस वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि एक आरसी सर्किट में करंट फेजर के अलोंग आर की वोल्टेज होती है और करंट से 90 डिग्री लैगिंग कैपेसिटर की वोल्टेज होती है, और इन दोनों का पाइथागोरस कॉम्बिनेशन ये सप्लाई वोल्टेज है जो मुझे 200 वोल्ट दी हुई है। मुझे लैंप के अक्रॉस 100 वोल्ट चाहिए, लैंप पे और रेजिस्टेंस जैसा है, तो मुझे कैपेसिटर की वोल्टेज यहां पाइथागोरस कैलकुलेशन से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। वीसी को मैं सप्लाई वोल्टेज और आर की वोल्टेज के स्क्वायर के डिफरेंस का रूट ले सकता हूं। सप्लाई वोल्टेज 200 है, आर की वोल्टेज 100 है, तो ये स्टैंडर्ड एक 1√32 पेयर हो गया है और कैपेसिटर की वोल्टेज 100√3 वोल्ट 173.2 वोल्ट आ गई है। क्योंकि फिलामेंट बल्ब और कैपेसिटर दोनों सीरीज में है, तो जो बल्ब का रेटेड करंट है 2 एम्पियर वही कैपेसिटर का करंट हो जाएगा। कैपेसिटर की वोल्टेज वीसी हम 173.2 पाइथागोरस कैलकुलेशन से कर चुके हैं कैलकुलेट। कैपेसिटर का करंट भी 2 एम्पियर है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC आ गया है 86.6 ओम। अगर हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा C है, तो हम C को और XC को अगर साइड चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला XC के साथ ये रूप रख लेगा। यहाँ ओमेगा रेडियन पर सेकंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, उसे हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। F की जगह 50 और XC की जगह 86.6 ओम रखेंगे, तो ये कैलकुलेशंस आएगी 36.75 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। 10⁻⁻6 फेरेड को मैं माइक्रो फेरेड कह सकता हूं। तो अगर इस फिलामेंट बल्ब के 100 वोल्ट 200 वाट रेटिंग के बल्ब के अक्रॉस अगर मैं 36.75 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटर सीरीज में लगा देता हूं, तो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई पे भी ये रेटेड ऑपरेट करेगा। उम्मीद है एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मटेरियल का इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर रहा है। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत पावरफुल वीडियो लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।